नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस पर। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूं। आप सभी घर में सुरक्षित होंगे, मैं यही आशा करता हूं। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने संसाधन चैप्टर पर शुरू किया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाके पहले उस वीडियो को देख लें। आज वहीं से हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ज्योग्राफी के खंड क में आपने संसाधन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संसाधन में मिट्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, मिट्टी, सोयल। आप सभी जानते हैं संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आज हम यहाँ पर मिट्टी की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। चर्चा करेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस मिट्टी में कौन सी गुण पाई जाती है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपजाऊ है। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग सीधे अपने लेसन पे आते हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। जी हाँ, मिट्टी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मिट्टी, जिसको इंग्लिश में सोयल कहते हैं और हिंदी में मृदा। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ये मृदा है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, जिस पर हमारी मिट्टी पर ही हमारी सारी क्रियाकलाप निर्भर करती है। जब कोई भी मानव का जन्म होता है, जन्म लेने के बाद उसकी सारी क्रियाएं मिट्टी पर ही संपादित होती हैं। आप सभी ने एक श्लोक तो सुना ही होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरिष्यसि, यानी कि ये जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब हम भारत में पाई जाने वाली मिट्टी की बात करेंगे। तो भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो पहली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सबसे बृहद क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो मुख्य रूप से भारत के सभी राज्यों में पाई जाती है और यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अक्सर जब बाढ़ आती है तो खेतों में नवीन मिट्टी लाती है। अक्सर जब बाढ़ आती है तो खेतों में नई मिट्टी आ जाती है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। एक तरफ जहां बाढ़ आने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए वह फायदे कारक होता है, क्योंकि खेतों में नई मिट्टी आ जाती है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा खादर क्या है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो दूसरी मिट्टी है भारत में पाई जाने वाली, वो है काली मिट्टी। जी हाँ, काली, इसका नाम ही है काली मिट्टी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसका मुख्य कारण है एल्युमिनियम और लौह अयस्क। काली मिट्टी में लोहे के यौगिक और एल्युमिनियम के अंश पाए जाते हैं, जो इसका रंग काला बनाते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। इसे स्थानीय भाषा में रेगूड़ मिट्टी भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि काली मिट्टी में कपास की खेती क्यों अच्छी होती है? तो देख लीजिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामान्य व्यक्ति हर प्रकार का खाना खाता है, लेकिन अगर उसका फेवरेट खाना घर में बनता है तो वो ज़्यादा खाता है।
ठीक वही गुण मिट्टी पर भी निर्भर करता है। मिट्टी की योग्यता के अनुसार मिट्टी में जिस तत्व की प्रधानता है और उस तत्व के हिसाब से अगर उसमें खेतों में बुआई की जाएगी तो फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा। जैसे आपके घर में अगर आपके फेवरेट चीज़ बनती है, अगर आपके घर में आपके मनपसंद चीज़ें बनती हैं तो आप जम कर खाते हैं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी में भी यही होता है। अगर मिट्टी में जो योग्यता है उस हिसाब से अगर पैदावार उस प्रकार से अगर खेतों में बुआई होती है तो उत्पादन अधिक होता है। जिस प्रकार से आपके घरों में आपके पसंद का खाना बनता है तो आप पेट भर खाते हैं, उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी में भी वह गुण है, अगर उसके योग्यता के अनुसार उसमें बुआई होती है तो उत्पादन अधिक होता है। तो काली मिट्टी में कपास के उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और एक बात, इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि इसमें बारिश जैसे हल्की फुहार ही होती है तो इसमें कपास की खेती कर दी जाती है, क्योंकि अधिक बारिश होने के बाद यह खेती करने के लायक नहीं, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, जिस वजह से इसमें खेती करना संभव हो पाता नहीं है। तो दूसरी मिट्टी भारत की है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, जिस कारण से इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तीसरी मिट्टी आपके देश भारत में पाई जाती है लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी, जब लाल मिट्टी की सिंचाई कर दी जाती है तो इसका रंग पीला हो जाता है। आपके घरों में कील होगा, कील को अब पानी में दे देंगे और सुबह जब उसको निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका रंग पीला हो गया है। या आपके घरों में ग्रिल होगा, लोहे के फाटक, जो बारिश की बूंदों के वजह से उसमें जंग लग जाता है और जब आप उस जंग को छुएंगे तो पता चलेगा कि उसका रंग पीला है। तो आपने ये चीज़ देखा। तो जब लाल मिट्टी, जिस खेतों में लाल मिट्टी होती है, अगर उसकी सिंचाई कर दी जाती है तो उसका रंग पीला हो जाता है, इसीलिए लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी भी कहते हैं। आपको अगर पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी का रंग पीला कब होता है, तो सिंचाई के उपरांत, मतलब सिंचाई के बाद लाल मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। तीसरी मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी का भी रंग लाल होता है। लेटेराइट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लेटर, और इसका रंग ईंट के समान होता है। और ईंट का रंग कैसा होता है? लाल। तो सिंपल सी बात है, लेटेराइट मिट्टी का भी रंग कैसा होता है? लाल। प्रिय छात्रों, मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक कॉपी लेके आप उसको नोट भी करते जाएं, ताकि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आपके यहाँ पांचवी मिट्टी की चर्चा कर रहे हैं, जिसका है नाम मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, नाम से ही मरुस्थलीय, मरा हुआ मिट्टी। भारत के राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है। थार रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। आप जब राजस्थान, कभी अपने जीवन में राजस्थान घूमने जाएंगे, आपको सिर्फ बालू ही बालू नज़र आएगा, जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा नज़र नहीं आएगा। सिर्फ कहीं कहीं आपको कैक्टस नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे में कैक्टस, आप सभी जानते हैं, आदमी अगर अपने दम पर आ जाता है तो वह कुछ भी कर सकता है। तो हाँ, मरुस्थलीय मिट्टी में भी फसल उगाने की क्षमता मनुष्य में है। अगर उच्च किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्था, अन्य प्रकार के कृषि के जो भी उपकरण हैं, कृषि की जो आवश्यकता है, उसको अगर वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है तो मरुस्थलीय मिट्टी में भी खेती हो सकती है। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों से हम पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। खेती करने लायक ये भूमि होती नहीं है, लेकिन ज़रूरत आदमी से सब कुछ करवा देती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में भी खेती हो सकती है। ये कभी मत सोचिएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी में खेती नहीं हो सकती है। अगर खेती की सभी व्यवस्थाएं उत्तम हो जाएं तो मरुस्थलीय मिट्टी में भी खेती बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से हो जा सकती है। कम होगी लेकिन होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि व्यक्ति खाता है, रोज़ खाता है, लेकिन
उसके मनोनुकूल जब खाना बनता है तो ज़्यादा खाता है। तो मिट्टी का तो गुण ही है, जब वह बीज अपने अंदर समाहित करता है तो वह अंकुरित होकर प्रस्फुटित हो ही जाता है। मिट्टी का स्वभाव है, मिट्टी का कितना लाजवाब स्वभाव है कि कोई भी बीज आप जब मिट्टी के गर्भ में डालते हैं तो वह पौधे के रूप में प्रस्फुटित हो उठता है। यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि जो लेता है वह जस्ट तुरंत ही हमें देता भी है। अब आखिरी मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि चाय के बागान सीढ़ी नुमा होते हैं, क्योंकि चाय के पौधों को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर उसके जड़ में पानी जम जाएगा तो वो पौधे सूख जाएंगे। इसलिए चाय की खेती सीढ़ी नुमा होती है, और पर्वत तो ढाल नुमा होता ही है। इसलिए आसानी से पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चाय की खेती कैसे की जाती है तो सीढ़ी नुमा, क्योंकि अत्यधिक पानी की आवश्यकता उसको होती नहीं है। इस प्रकार से हमने अब तक भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के प्रकार के बाद अब हम मिट्टी के उपयोग पर जाएंगे। आप सभी जानते हैं हमारी सभी क्रियाएं मिट्टी पर ही होती हैं। खेती कहाँ करते हैं? मिट्टी पर। घर कहाँ बनाते हैं? मिट्टी पर। रहते कहाँ हैं? मिट्टी पर। खेलते कहाँ हैं? मिट्टी पर। हमारी सारी क्रिया, हमारे सारे क्रियाकलाप, सोने से लेकर उठने तक, दौड़ने से लेकर खेलने तक, सभी क्रियाएं मिट्टी पर ही होती हैं। तो मिट्टी के विभिन्न उपयोग हैं। जो आपको करना है वो करिए, कोई प्रकार नहीं। घर बनाना है, मिट्टी बना ली, मिट्टी। आपको घर बनाना है, घर मिट्टी पे बना लीजिए। आपको इंडस्ट्री की स्थापना करनी है, मिट्टी पर बना लीजिए। आपको पुल बनाना है, मिट्टी पर बना लीजिए। आपको रेलवे ट्रैक बिछाना है, मिट्टी पर बना लीजिए। मिट्टी से हटकर हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। मिट्टी से ही इस दुनिया की हरियाली भी है, मिट्टी से ही सब कुछ है। आप लोगों ने सुना भी होगा हमारा शरीर भी मिट्टी का ही है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। अब हम यहाँ पर मिट्टी के संरक्षण की बात करेंगे। होता ये है कि मानव हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मृदा का आज अति दोहन हो रहा है। भूक्षरण जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ प्राकृतिक विपदाएं हैं जो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देती हैं। तो आप भूक्षरण किसे कहते हैं? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भूक्षरण कहलाता है। जब आवश्यकता से अधिक बारिश होती है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो ये हुआ मिट्टी का स्थानांतरण, भूक्षरण। अगर आपसे पूछा जाए कि भूक्षरण क्या है, मृदा स्थानांतरण क्या है, भू अपर्दन क्या है, तो सब एक ही बातें हैं कि विविध क्रियाओं द्वारा, अलग अलग क्रियाओं द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना भू अपर्दन कहलाता है। चलिए, अब है कि भू अपर्दन को रोका कैसे जाए। तो समुच्चय खेती, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को समुच्चय खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को समुच्चय कृषि कहते हैं। अब देखिए, अक्सर होता क्या है, पंजाब वाले क्षेत्रों में, जैसे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा पंजाब में गेहूं का होता है, तो कभी कभी होता ये है
कि खेतों की हम आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर देते हैं। अधिक उत्पादन करने के लिए होता यह है कि कभी कभी हम खेतों की आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर देते हैं, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, आप सभी जानते हैं। तो जब खेतों की आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दी जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि मिट्टी में अम्ल और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जलक्रांतता या मिट्टी के निम्नीकरण को जन्म देता है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि मृदा का निम्नीकरण क्या है या जलक्रांतता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा ये है कि जब खेतों की आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दी जाती है तो मृदा में अम्ल और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जो जलक्रांतता या मृदा का निम्नीकरण कहलाती है। सिंपल सा बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। समुच्च खेती, वृक्षारोपण मृदा अपरदन को रोक सकता है। मानव आज अगर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित नहीं करेगा तो कल उसका जीवन खुद संकट में पड़ जाएगा। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम मिट्टी को संरक्षित करें, मिट्टी को बचाएं। हाँ, एक और बात, जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। खेतों में अक्सर ये देखा गया है कि आज किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाँ, भले ही कुछ समय के लिए हमें उत्पादन ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। फसल चक्र, खेतों में बदल बदल कर फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। तो खेतों में बदल बदल कर लगाना चाहिए। अगर आपको घर में सुबह शाम एक ही प्रकार का खाना दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप इतने गुस्से में आ जाएंगे कि खाना ही छोड़ देंगे, 2-3 दिन खाना ही नहीं खाएंगे। ठीक यही नियम मिट्टी पे भी लागू होता है। अगर खेतों में आप एक ही प्रकार के फसलों की बुआई करते जाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो बदल बदल कर एक खाद्य फसल लगाए, जैसे गेहूं लगाए, मक्का लगाए, तो दूसरी बार दलहनी फसल, फिर तेलहनी फसल। इस प्रकार से खेती को बदलने से होता क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। जैसे आपको सुबह नाश्ता में आलू पराठे मिले, फिर उसके बाद जो है शाम में फिर उसके बाद भोजन में अलग आइटम हो, फिर रात के खाने में अलग आइटम हो, तो आपकी खाने के प्रति चाव क्या रहती है, बरकरार रहती है। वही नियम उस पर भी है। अगर खेतों में बदल बदल कर खेती होगी, खेतों में बदल बदल कर फसल लगाए जाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपकी भूख बरकरार है, खाने के प्रति जिज्ञासा बरकरार है। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को मिट्टी यानी कि सॉइल के बारे में विस्तार से जानकारी दे पाया हूँगा। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। परिवार से है प्यार तो घर पे रहो मेरे यार। इस तरीके से पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आदर्श क्लासेस हमेशा आपके साथ है। जय हिंद।